हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फिर से आ चुके हैं आपके लिए ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 5 लेकर के। तो यार बच्चों, हमने बहुत सारी बातें की है। ठोस क्या होते हैं, ठोसों के प्रकार क्या होते हैं, बंधन के आधार पर और संरचना के आधार पर। बंधन के आधार पर मतलब कि हमने क्रिस्टलीय ठोसों के कुछ प्रकार पढ़े थे। इसमें आयनिक ठोस था, सहसंयोजक ठोस था, आणविक ठोस था, है ना। तो ये सारी बातें, जिसमें कई जगह पर तो धात्विक ठोस के बारे में हमने पढ़ा, मतलब कई जगह पर तो उनके बंधन के बारे में बताया गया। आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, है ना, वांडरवाल बंध, लंदन फोर्स जिसमें आपने पढ़ा, धात्विक बंध, ये सारी बातें हमने पिछली कक्षा में पढ़ी। और उससे पहले हमने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ा। ओके, तो इसको हम लिख लेते हैं एक बार। चलो यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। तो अत्यधिक कठोर है, ठोस है, गलित, दोनों अवस्था में विद्युत रोधी है। देखो बच्चों, विद्युत रोधी कौन से दो लोग हैं? दो लोग विद्युत रोधी हैं। एक तो सहसंयोजक, ये विद्युत रोधी है, और दूसरा आणविक, ये भी विद्युत रोधी है, लेकिन धात्विक विद्युत रोधी नहीं है और आयनिक ठोस विद्युत रोधी नहीं है। मतलब गलित अवस्था में तो आयनिक ठोस विद्युत का चालन करते हैं। ये बोल रहा है ठोस और गलित दोनों में विद्युत रोधी है, ठीक है। तो आयनिक ठोस इसका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि आयनिक ठोस जो है वो पिघलने के बाद मुक्त आयन देंगे, चालक होंगे, ठीक है। धात्विक ठोस भी इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि धात्विक ठोस भी चालक होते, सुचालक, विद्युत के चालक होते। लेकिन ये दोनों आंसर हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन इनमें से भी कोई एक आंसर ही सही होगा। तो यहां से तो ये बात पता चलती है, और इन दोनों में से कौन सा सही है, तो अब उसके लिए हमें आना होगा इस बात पे, अत्यधिक कठोर, है ना। तो अत्यधिक कठोर, तो आणविक ठोस जो होते हैं बच्चों, इनमें वीक, कॉमन, मजबूत, मतलब कि बहुत ही कमजोर प्रकृति का वांडरवाल बल होता है। वांडरवाल बल मतलब कि अगर यहां कमजोर प्रकृति का वांडरवाल बल है, मतलब कि क्या हो जाएंगे? मुलायम। क्या हो जाएंगे? मुलायम। तो मुलायम, लेकिन यहां क्या बोला गया? कठोर। तो याद करो, सहसंयोजक के अंदर कठोर होते हैं, जैसे कि उदाहरण हमने पढ़ा था हीरा। मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सहसंयोजक। क्या हो जाएगा बच्चों? सहसंयोजक, ठीक है। चलिए अगला, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ करके। उपस्थित अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को उनके संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। सबसे पहला है पोटेशियम सल्फेट। देखो पोटेशियम सल्फेट क्या, देखो K2SO4, ठीक है। अब K2SO4 में बच्चों K प्लस आयन है और SO4 -2 आयन है। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी किसी यौगिक में धनायन तथा ऋणायन हो तो एक किस प्रकार का ठोस होगा? आयनिक ठोस। किस प्रकार का ठोस? आयनिक ठोस। तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? आयनिक ठोस। मतलब कि इसमें जिन जिन लोगों के पास धनायन ऋणायन होंगे वो सारे चले जाएंगे आयनिक ठोस में। देखो तो धनायन ऋणायन, तो ये हो गया, चलो ये वाला हो गया, ये कर लिया हमने, धनायन ऋणायन। टीन क्या है? टीन एक धातु है। क्या है बच्चों? टीन धातु। तो दूसरा हम यहां लिखते हैं धात्विक ठोस में कौन कौन से, चलो देखते हैं। तो धात्विक ठोस में बच्चों एक तो आ गया टीन, चलो ये टीन हो गया, धातु होता है, टीन एक धातु है। टीन के डब्बे हमने देखे ना, टीन के डब्बे हमारे घरों में उपयोग में आते हैं। चलो धातु। उसके बाद धातु और कौन सी दिख रही? बेंजीन धातु थोड़ी ना। यूरिया धातु थोड़ी ना। अमोनिया धातु नहीं है। जल, पानी कोई धातु थोड़ी ना। जिंक सल्फाइड आ जाएगा आपका इसमें ZnS, मतलब कि जिंक पे +2 आवेश
और सल्फर पे -2। इसके पास 2 आयन है, एक तो धनायन है और दूसरा ऋण आयन है। धनायन ऋणायन मतलब कि जहां पे भी आयन होंगे, जैसे यहां पे आयन दे रखे हैं तो ये हो जाएगा आयनिक ठोस, मतलब कि ये हो जाएगा आयनिक ठोस। अभी मैं इन पे भी आऊंगा, ये भी हम देखेंगे, ठीक है, इनको भी देखेंगे। यूरिया क्या है वो बताऊंगा मैं अभी आपको। चलिए बात करें रुबिडियम की। चलो रुबिडियम पे आते हैं। रुबिडियम एक धातु है। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, प्रथम वर्ग के अंदर ये सारी क्या है? क्षार धातु। तो ये क्या है? क्षार धातु। क्या है बच्चों? क्षार धातु। मतलब कि रुबिडियम किस में आ जाएगा? रुबिडियम धात्विक ठोस में आ जाएगा, रुबिडियम। चलो रुबिडियम के बाद ऑर्गन। ऑर्गन तो धातु नहीं है, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड बच्चों होता है SiC। कार्बन क्या धातु है? नहीं। सिलिकॉन उप धातु होती है, पूरी तरह से धातु नहीं होती। इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा, लेकिन ये धात्विक ठोस तो नहीं है। सिलिकॉन कार्बाइड धात्विक ठोस नहीं है। कार्बन यहां पे आप देख लो, ये अधातु में आता है। चलो चलो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, रुबिडियम भी हो गया, ठीक है। अब चलो इसका मतलब धात्विक ठोस में ये आ गया, और आयनिक ठोस में एक पोटेशियम सल्फेट आ गया, और दूसरा जिंक सल्फाइड आ गया। और कोई आयनिक ठोस में नहीं, कोई नहीं। चलो अब क्या बच गया? अब बेंजीन बच गया, यूरिया बच गया, अमोनिया बच गया, जल बच गया, और इनको मैं गोला लगा देता हूं। ग्रेफाइट बच गया, आर्गन बच गया, और ये सिलिकॉन कार्बाइड बच गया। चलो सोचो, अब ये जहां जहां गोले लगा रखे हैं उनमें क्या क्या होगा? अब देखो, अब 2 बच गए बच्चों। कौन कौन से? एक तो है आणविक, है ना, आणविक ठोस। चलिए मैं इसको फिर से लिख लेता हूं, चलिए। तो अब कौन सा है? आणविक ठोस। तो आणविक ठोस की बात करते हैं यहां पे। चल ये हो गया आणविक ठोस। और दूसरा हम क्या देखने वाले? सहसंयोजक। चलिए बच्चों एक एक करके देखते हैं, ठीक है। आणविक में कौन कौन आएगा? आणविक में अणु, जो अणु है वो आणविक के अंदर आएंगे। जैसे कि बेंजीन। बेंजीन बच्चों, बेंजीन का अणु होता है ये देखिए, C6H6, ठीक है। ये अणु है। इस अणुओं के, मैंने आपको बताया था, अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वो वांडरवाल प्रकृति का। कैसा? वांडरवाल। मतलब कि बेंजीन के 2 अणु जो हैं वो वांडरवाल बल द्वारा जुड़े हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं लंदन बल। अब आपके दिमाग में बात आ सकती है, सर लंदन नाम क्यों रखा? लंदन जो पर्टिकुलर एक किसी विशेष प्रकृति, मतलब कि विशेष किसी पर्सन के आधार पर इसका जो आविष्कार हुआ, मतलब कि इसके बारे में बताया गया उस पर्सन के द्वारा, उस आधार पर इस बल का नाम रखा गया। चलिए, तो ये लंदन बल, और ये किस में आता है? अणुओं के अंदर। तो ये आ जाएगा बेंजीन, यहां पे ये हो जाएगा बेंजीन। चलिए बच्चों अब बात करते हैं आगे की। बेंजीन आ गया, चलो ये बेंजीन हो गया, बेंजीन हो गया। यूरिया, यूरिया भी अणु है। यूरिया क्या है बच्चों? यूरिया होता है ये NH2CO NH2। ये क्या है? यूरिया। यूरिया है, तो यूरिया भी क्या है? यूरिया का ये अणु है। क्या है? अणु। अब यूरिया में नाइट्रोजन से क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। जब भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन लगा हुआ हो, तो नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो वहां पे कौन सा बल होता है? हाइड्रोजन बंध। कौन सा होता है? H बंध। और H बंध बच्चों किसके अंदर आता है? वांडरवाल प्रकृति का बंध। मतलब कि ये भी आ जाएगा, यूरिया भी आ जाएगा आणविक ठोस में। किस में आ जाएगा बच्चों? आणविक ठोस में। हाइड्रोजन बंध है, वांडरवाल प्रकृति का बंध, वांडरवाल प्रकृति का बंध आणविक में। चल ये हो गया। बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया क्या होता है? चलो अमोनिया होता है बच्चों NH3। अमोनिया NH3। अब अमोनिया में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन पे लगा हुआ हाइड्रोजन। मतलब कि फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जहां पे भी नाइट्रोजन से हाइड्रोजन लगा होगा उसमें H बंध होता है। कौन सा?
एच बंध मतलब कि हाइड्रोजन बंध, और हाइड्रोजन बंध मतलब कि कौन सी प्रकृति में आएंगे, आणविक ठोस में आएंगे, क्योंकि जहां पे भी एच बंध है वो एक प्रकार का वान डेर वाल बंध है और आणविक ठोस। चलो ये हो गया अमोनिया। अमोनिया के बाद में अमोनिया हो गया, फिर आते हैं जल पे। अब जल भी हो जाएगा आराम से, क्योंकि जल का मतलब बच्चों H2O, और जल के अंदर मैंने आपको बता रखा है इसमें भी क्या होता है, H बंध होता है, और H बंध मतलब कि वान डेर वाल, तो ये भी हो जाएगा वान डेर वाल के अंदर मतलब कि आणविक ठोस के अंदर। चलिए फिर आते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अब कौन कौन से हो गए, ये सारे हो गए। अब बचा बच्चों ग्रेफाइट। याद करो मैंने आपको ग्रेफाइट को हीरे के साथ बताया था। मैंने आपको बताया था कि हीरे की संरचना में एक कार्बन 4 कार्बन के साथ लगा होता है हीरे के अंदर, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन 3 कार्बन से लगा होता है बच्चों, और ये कार्बन आगे भी 3 कार्बन से ऐसे लगे होते हैं, और फिर ये कार्बन आगे और 3 कार्बन से लगे हुए हैं। मतलब कि अवयवी कण यहाँ पे क्या है, कार्बन परमाणु है, परमाणु, और परमाणुओं के बीच में ये कौन सा बंध है, सहसंयोजक। कौन सा है, सहसंयोजक, और सहसंयोजक है ग्रेफाइट में सहसंयोजक बंध होता है। यहाँ पे 4 कार्बन नहीं होते बच्चों, मतलब बेसिकली 3 कार्बन होते हैं। तो इस कार्बन से 3 कार्बन, एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, इस कार्बन से 1 2 और ऊपर की तरफ 3, इस कार्बन से 1 2 मतलब कि 1 2 और ये 3, तो हर एक कार्बन से 3 कार्बन बंधे हुए हैं, और आपस में बंध क्या है, सहसंयोजक। तो सहसंयोजक ठोस में आ जाएगा ग्रेफाइट। चलो और क्या बच गया, ग्रेफाइट हो गया। ऑर्गन, ऑर्गन बच्चों एक अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैस के अणु आपस में वान डेर वाल प्रकृति के बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको हम ऑर्गन को आणविक ठोस में रखते हैं। बच्चों ऑर्गन सहसंयोजक में नहीं आता है, क्यों, क्योंकि कभी भी ऑर्गन अपने दूसरे ऑर्गन परमाणु के साथ में सहसंयोजक बंध नहीं बनाता, ये रासायनिक रूप से अक्रिय है, इसीलिए सहसंयोजक में नहीं आएगा। ऑर्गन भी हो गया, चलो ऑर्गन भी हो गया। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड देखो क्या है, सिलिकॉन कार्बन 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 कार्बन, फिर ये कार्बन आगे सिलिकॉन कार्बन कार्बन कार्बन, फिर ये कार्बन है ना, फिर ये कार्बन, तो ये सिलिकॉन, फिर कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे बहुत बड़ा सा जाला बनता है। और परमाणुओं के बीच में कौन सा बंध है, परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध है, मतलब कि सिलिकॉन कार्बाइड आ जाएगा सहसंयोजक के अंदर। तो एक काम करता हूं मैं यहाँ पे ये लाइन खींच लेता हूं इस प्रकार से बच्चों, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैंने क्या क्या आंसर लिखे, ये रहे सारे आंसर यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो ये सारी बातें, ये आंसर थे। तो मुझे उम्मीद है आपने इनको पूरा अच्छे से देखा होगा, हल किया होगा। चलिए बच्चों अब बढ़ते हम आगे और देखते हैं एक क्विज, ठीक है। चलिए क्विज का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्विज के लिए आप तैयार है, ठीक है, क्विज के लिए आप तैयार है। तो ये रहा क्विज का क्वेश्चन आपके लिए, थोड़ा सा देख लेते हैं पिछली बातें आपको याद है या नहीं। तो देखिए क्विज का क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, ठीक है बच्चों। आइसोट्रोपिक का मतलब पता है ना आपको, आइसोट्रोपिक का मतलब होता है, आइसोट्रोपिक का मतलब होता है क्या, समदेशिक। आइसोट्रोपिक मतलब होता है समदेशिक, ये अंग्रेजी है, ये समदेशिक की अंग्रेजी लिखी हुई है बच्चों, समदेशिक को अंग्रेजी में आइसोट्रोपिक बोलते हैं। चलिए तो टाइम्स अप, टाइम अप, टाइम अप। अब देखते हैं, तो देखो क्रिस्टलीय ठोस जो है बच्चों, आपको पता है कि इनका गलनांक बहुत तीक्ष्ण होता है, जैसे कि NaCl, NaCl एक तीक्ष्ण गलनांक 801 डिग्री पर उबलने का काम करता है, गलनांक तीक्ष्ण। और गलनांक अगर तीक्ष्ण है तो किस कारण, निश्चित ज्यामिति और निश्चित व्यवस्था के कारण, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस में आपको पता है अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हुए, तो निश्चित ज्यामिति, नियमित ज्यामिति। अंतराण्विक बल बहुत ही उच्च होता है, बिल्कुल सही बात है, ठोस है मतलब कि अंतराण्विक आकर्षण बल उच्च। और आइसोट्रोपिक समदेशिक है या विषम देशिक, मतलब कि हमें पता है कि क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर
अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुणों का मान बदल जाता है। तो बदल जाता है तो ये क्या होने चाहिए, विषम देशिक होने चाहिए, लेकिन यहां क्या दे रखा है, समदेशिक आइसोट्रोपिक। मतलब कि ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोसों में ये वाला गुण नहीं पाया जाता, ये किस में होता है, अक्रिस्टलीय ठोसों में। चलिए अब बात करते हैं बच्चों आगे की, नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आज का जो है वो है क्रिस्टल लैटिस। तो हम थोड़ा अब आगे बढ़ चुके हैं बच्चों, चलिए समझते हैं बहुत अच्छे से, इधर देखना है और समझना है। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल अंग्रेजी में लिखा हुआ है, चलो हिंदी में बताता हूं। इसको बोला जाता है बच्चों, चलो हेडिंग लिख लेते हैं एक बार, इसको बोला जाता है बच्चों क्रिस्टल जालक, ठीक है। और क्रिस्टल को बच्चों द्विक जालक भी बोलते, कई जगह द्विक जालक भी लिखा हुआ है, तो हमें इसको पढ़ना है। चलिए इसको पढ़ेंगे अब, ठीक है, समझना है, सुनना है और जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा जवाब देना, ठीक है। देखिए बच्चों बहुत साधारण सी बात है, जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि हमारे घरों का निर्माण जो हुआ है, उन घरों के निर्माण में आप क्या देखते हो भाई, जो भी मिस्त्री होता है या जो कारीगर होता है, वो कारीगर क्या करता है, घर के निर्माण में सबसे पहले पहली ईंट जमाता है, एक ईंट रखेगा, उस ईंट के ऊपर दूसरी ईंट आएगी, उस ईंट के ऊपर तीसरी ईंट आएगी, फिर चौथी ईंट, फिर ईंट के बगल में ईंट आएगी, फिर ईंट के पीछे की तरफ ईंट आएगी, फिर ईंट के दाईं तरफ ईंट आएगी, ईंट के बाईं तरफ ईंट आएगी, और ऐसे बहुत सारी ईंटें मिल करके पूरी दीवार का निर्माण करती है। और ऐसे बहुत सारी दीवारें मिल करके एक घर का निर्माण करती हैं। यही होता है बच्चों जालक। यहां पे किसका जाला बन चुका है, ईंटों का जालक बन चुका है। जैसे कि आपने मकड़ी का जाला देखा है, तो मकड़ी का जाला होता है, ठीक उसी प्रकार से क्रिस्टलीय ठोसों का भी एक जाला होता है। तो क्रिस्टलीय ठोसों का जो जाला होता है वो क्रिस्टलीय जालक कहलाता है। क्रिस्टलीय ठोस तो आपको पता ही है, तो क्रिस्टलीय ठोस इनका जो जालक है, अब जालक कैसा होता है, तो मैंने आपको इमेजिन करवाया, कल्पना करो कि भैया मिस्त्री जो है पहले एक ईंट रखता है, उस ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, उस ईंट के ऊपर तीसरी ईंट, ऐसे चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे बहुत सारी ईंटें। अब ऐसा नहीं है ना कि एक ईंट की दीवार बनी है तो हमेशा एक ईंट की दीवार, कई बार आपने देखा होगा कि उस ईंट की दीवार में उस ईंट के बगल में भी ईंट, उस ईंट के दाएं भी ईंट, उस ईंट के बाएं भी ईंट, उस ईंट के पीछे भी ईंट, ईंट के नीचे भी ईंट, ईंट के ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह ईंट ही ईंट है। मतलब कि सारी ईंटें मिल करके एक ईंटों का जालक बना रही है। उसी प्रकार से बच्चों आप जब एक सोसाइटी में रहते हैं, घरों का निर्माण देखा होगा, सबसे नीचे एक घर होता है, उस घर के ऊपर दूसरा घर, अपार्टमेंट वगैरह जानते हो आप, सोसाइटी वगैरह, समुदाय वगैरह आपने देखे होंगे कई जगह पर, या आप अपने घर का ही उदाहरण ले लो। जब घर होता है तो घरों में क्या होता है बच्चों, एक कमरा नीचे की तरफ, उस कमरे के पास में एक कमरा, उस कमरे के आगे कमरा, उस कमरे के पीछे कमरा, फिर कमरे के बगल में कमरा, कमरे के ऊपर कमरा और कमरे के नीचे भी कमरा। मतलब कि बहुत सारे कमरे मिलकर के एक घर का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से बच्चों यहां पे भी होता है। अब यहां पे क्या होता है बच्चों, तो इसको ऐसे समझो कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में छोटे 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 बहुत सारे अणु हैं या आयन हैं या मूलक हैं। तो देखो ये एक अणु यहां पे है या एक आयन यहां पे, तो ये आयन, इसके ऊपर ये दूसरा आयन, फिर इसके ऊपर ये तीसरा आयन, फिर इसके बगल में एक आयन, फिर इसके नीचे एक आयन, फिर इसके नीचे एक आयन। मतलब कि जैसे यहां पे एक ईंट रख दी, फिर इस ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रख दी, ये फिर तीसरी ईंट रख दी, तो ये व्यवस्था ठीक वैसे ही है जैसे कि हमारे घरों में ईंटों को जमाने से एक पूरा दीवार का निर्माण होता है। तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, एक मूलक
उसके ऊपर दूसरा मूलक, मूलक के ऊपर तीसरा मूलक, मूलक के बगल में मूलक, मूलक के नीचे मूलक, फिर और मूलक, ऐसे बहुत सारे मूलक आपस में एक दूसरे के साथ में लगे हुए रहते हैं और सघन जाले का निर्माण करते हैं। यही होता है बच्चों क्रिस्टल जालक। क्रिस्टलीय ठोस में ऐसा होता है, इसीलिए इस जालक को क्रिस्टलीय जालक बोलते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में ये सारी बातें चल रही हैं, इसीलिए ये जो जाला बनता है वो क्रिस्टलीय जालक होता है। समझ में आया ये सारी बातें? तो इसकी परिभाषा क्या होगी? अब एग्जाम में क्या लिखना है? तो देखो एग्जाम में ऐसे लिखना है, ये है क्या? एक अवयवी कण। क्या है बच्चों? ये एक अवयवी कण है। अब ये अवयवी कण अपने पास में फिर से पुनरावृत्ति कर रहा है। यह अवयवी कण पीछे की तरफ भी है, यह अवयवी कण ऊपर की तरफ भी है, यह अवयवी कण इस तरफ भी है। मतलब कि अवयवी कण बार बार पुनरावृत्ति कर रहा है, बार बार अवयवी कण फिर से आ रहा है। मैं पुनरावृत्ति करने का मतलब, आप अगर अवयवी कण यहां देखते हो तो बगल में भी अवयवी कण है और यही अवयवी कण उसके बगल में भी है। मतलब कि बार बार अवयवी कण एक दूसरे के पास में रिपीट हो रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं। तो अवयवी कणों का बार बार दोहराया जाना, उनकी पुनरावृत्ति ही बच्चों किसका निर्माण करती है? जालक का निर्माण करती है। और ये किस में होता है? क्रिस्टलीय ठोसों में। तो क्रिस्टलीय ठोसों में जब भी अवयवी कणों की पुनरावृत्ति होगी तो एक सघन जालक नुमा, सघन जाले नुमा संरचना बनती है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलीय जालक। तो यहां परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा हम यहां लिखेंगे। चलो, आपको एग्जाम में अगर परिभाषा पूछी जाए बच्चों, बोर्ड एग्जाम में, तो परिभाषा कैसे लिखनी है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे लिखना है, किसी क्रिस्टलीय ठोस में, किसी क्रिस्टलीय ठोस में, किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब कि बच्चों दोहराना, बार बार रिपीट होना, पुनरावृत्ति या इसको बोलते हैं दोहराना। ठीक है, तो किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की पुनरावृत्ति, दोहराना, तो पुनरावृत्ति से बनने वाली सघन जालेनुमा व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। यही आपको बच्चों एग्जाम में भी लिखना है, क्रिस्टल जालक कहते हैं। बच्चों एक बात ध्यान रखो, जब भी मैं आपको यहां पे कोई बात लिखवाऊं तो आप मेरे साथ रजिस्टर और पेन लेकर के बैठ जाओ, तभी इस पढ़ाई का मतलब है। अगर केवल सुनने का काम करोगे तो कोई मतलब नहीं। होमवर्क डेली का डेली किया करो। देखो बच्चों, आप मेहनत कर रहे हो, आप इसमें अपना समय लगा रहे हो। जब समय लगा ही रहे हो तो फिर अच्छे से लगाओ ना, मतलब दिल लगा करके पढ़ाई करो। जब आप इसमें अपना दिल लगाना चाहते हो, जब आपने एडमिशन लिया है कोर्स में, आप जब अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो तो बच्चा पूरा करो ना, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहां पढ़ाई कर रहे हो उधर बातें भी कर रहे हो। हमारा पूरा ध्यान अपने कैरियर पे होना चाहिए। ठीक है, आपके साथ मैं हूं, 100% आपके साथ हूं मैं। आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आएगी, निश्चित तौर पर हम आपके साथ में खड़े। लेकिन बच्चों यहां पे जो भी लिखा जाता है, एक रजिस्टर लो, उस रजिस्टर में मेरे साथ लिखते जाओ। मैं जो भी बताता हूं आप अपने लेवल पे लिखते जाओ। कई चीजें बच्चों ऐसी होती हैं जो नोट्स में नहीं लिखी जाती है, लेकिन बच्चे लिखते हैं। कई बार बच्चे उसको भी लिखते हैं। अगर मैं लिखूंगा ना कि बच्चों इसका ये होता है, तो बच्चे वो वाली लाइन भी लिख। सभी बच्चों को ये मैं अपनी तरफ से हिंट दे रहा हूं कि आप जो जो यहां पे बोला जाता है सब कुछ लिखें, पेन और रजिस्टर लेकर के लिखने बैठो। समझ में आया? तो ये आप काम करना चालू कर दे। चलिए, तो हम फिर से यहां आते हैं। तो देखो,
अवयवी कण बच्चों क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। यहां आ रहा है तो यहां भी आ रहा है, यहां आ रहा है तो यहां भी आ रहा है, यहां आ रहा है तो यहां भी आ रहा है। जैसे टीवी में होता है ना, टीवी में रात को जो सीरियल आया है वो सीरियल कई बार तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपने सुना होगा। अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा में क्या होता है बच्चों, एपिसोड जो रात को आ रहा है वही एपिसोड फिर से रिपीट होता है, दोहराया जाता है, सुबह भी आता है। कई बार वो एपिसोड जो होता है वो 2 महीने बाद भी आता है, कई बार 3 महीने बाद भी आता है, बार बार दोहराया जाता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये एक अवयवी कण है, इसी अवयवी कण को इसके पास दोहराया गया, इसी को इसके पास दोहराया गया, मतलब कि बार बार दोहराया गया। और दोहराने से जो संरचना बन रही है बच्चों उसको बोलते हैं क्रिस्टल जालक। अब बच्चों यहां देखना है, ये जो अवयवी कण है बच्चों वो इस जालक के अंदर है ना, तो इस अवयवी कणों को बोलते हैं बच्चों जालक बिंदु। क्या बोलते हैं, जालक बिंदु। तो ये एक बिंदु नुमा संरचना है और जालक के अंदर है, इसीलिए इसको बोलते हैं जालक बिंदु। तो ये क्या है पूरा बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस का जाला, और इस जाले का एक एक बिंदु जो है वो जालक बिंदु कहलाता है, क्योंकि ये एक एक बिंदु क्या है, एक एक अवयवी कण है। तो ये अवयवी कण जालक बिंदु, ये अवयवी कण जालक बिंदु, ये अवयवी कण जालक बिंदु। तो जालक बिंदु क्या है बच्चों, इन अवयवी कणों को ही जालक बिंदु कहा जाता है। तो ये ध्यान रखनी बात। चलो उसके अलावा और क्या बात, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा बच्चों क्रिस्टल लैटिस, ये मैंने बता दिया अभी। इस क्रिस्टल लैटिस को क्या बोलते हैं बच्चों, ये बोलते हैं। थोड़ा अंग्रेजी भी आपको बता दी, हिंदी तो बताई दी, थोड़ा सा साथ साथ अंग्रेजी भी। क्रिस्टल लैटिस, लैटिस मतलब की जालक। चलो अब आते हैं बच्चों दूसरा, यूनिट सेल। यूनिट सेल किस पे आते हैं, यूनिट सेल। देखो इस पूरे डब्बे में आप देखो, ये मैंने आसमानी कलर से छायांकित एक डब्बा बता रखा। ये बहुत सारे डब्बे हैं, ये एक छायांकित डब्बा, इस डब्बे के पास एक छायांकित डब्बा, इसके नीचे की तरफ डब्बा, इसके बगल में डब्बा, इस डब्बे के पीछे की तरफ डब्बा। होता है ना भाई, एक घर है, जैसे कि मैं इस कमरे के अंदर हूं, ठीक है, इस स्टूडियो में हूं, इस कमरे के बगल में कमरा, उस कमरे के ऊपर की तरफ कमरा, या इस कमरे के बगल में एक रूम और होगा, इस रूम के नीचे और रूम होगा, इस रूम के ऊपर एक और रूम होगा, इसके बगल में होगा, ऐसे बहुत सारे रूम मिलकर के जाला बना रहे हैं। तो एक रूम जो होता है ना बच्चों, एक रूम, एक कमरा जो होता है, उसी को बोलते हैं इकाई सेल। क्या बोलते हैं बच्चों, इकाई सेल। इसको बच्चों एक और नाम से बोला जाता है एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। तो ये एकक कोष्ठिका है। ये एक रूम है, इस रूम के बगल में रूम है, इस रूम के पीछे रूम है, इस रूम के दाएं रूम है, इस रूम के नीचे रूम है, इस रूम के बाएं रूम है, ऐसे बहुत सारे रूम मिलकर के पूरा सघन जाला बना दिया। अब ऐसा नहीं है कि ये इतना ही होगा, ये संरचना के पास में यहां एक और ऐसा की ऐसी संरचना होगी, ऐसी संरचना के ऊपर भी एक संरचना होगी, इसके बगल में भी संरचना होगी, ऐसे जाला बनता है। तो ये जो एक छायांकित आसमानी भाग है, इसी को बोलते हैं हम बच्चों इकाई सेल या एकक कोष्ठिका। तो देखो ये कैसा दिख रहा है, ये इकाई कोष्ठिका ऐसी कुछ दिख रही है। देखो ये इकाई कोष्ठिका इस तरह की कुछ दिख रही है, इकाई कोष्ठिका ऐसी, ये इकाई कोष्ठिका है ना, ये इकाई कोष्ठिका, ये फिर यहाँ पे ये आ गया, फिर ये इकाई कोष्ठिका, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ बन गया है। चलो चित्र थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, मैं इसको फिर से बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये कैसा बन गया है, तो देखो ये ठीक है। और इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, ये एक डब्बा, ये एक डब्बा ये रहा। और आप देखो इस डब्बे के कोनों पर क्या है, तो ये पहला कण, ये दूसरा अवयवी कण, ये तीसरा, ये चौथा, ये नीचे की तरफ पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो देखो ये पहला, तो पहला कण यहां कोने पर, फिर यहां पे दूसरा, तो ये 2 कहां लिखा है, ये 2, तो यहां पे दूसरा कण, फिर ये यहां पे क्या, ये तीसरा, तो ये तीसरा कण, फिर यहां तीसरे के पास क्या है बच्चों, चौथा, तो ये चौथा कण। आप बैठ करके मेरे साथ, मैं बना रहा हूं तो आप भी ड्राइंग बनाओ मेरे साथ, क्योंकि आपको बोर्ड के एग्जाम में ये बनाना होगा, तो इसको आप बनाओ मेरे साथ। ये चौथा कण आएगा, चौथे के पास में नीचे की तरफ बच्चों ये पांचवे के पास में यहाँ क्या, छठा, ये छठा अवयवी कण है, जालक बिंदु, छठा जालक बिंदु। छठे के इधर कौन सा है, सातवां, तो ये सातवां हो गया। और सातवें के पास यहाँ कौन सा है बच्चों, आठवां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कण उपस्थित है बच्चों यहाँ पे। तो ये पूरा एक इकाई कोशिका है। क्या है बच्चों,
इकाई कोशिका, या इसको बोलते हैं एकक कोशिका, या इसको हम बोलते हैं इकाई सेल। इकाई सेल बोलो, एकक कोशिका बोलो, इकाई कोशिका बोलो, सभी एक ही बातें हैं। यूनिट सेल अंग्रेजी में बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चों? यूनिट सेल। आप यहां पे यूनिट सेल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यूनिट सेल। चलिए, तो अब हमको आगे किसका अध्ययन करना है बच्चों? इकाई कोशिका, एकक कोशिका का अध्ययन करना। चलिए, तो अब देखिए अगला टॉपिक है बच्चों एकक कोशिका, ठीक है, या इकाई सेल, ठीक है, या ठीक है, ये हो गया। या आप इसको बोल सकते हो यूनिट सेल, अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों यूनिट सेल। चलिए, इसका अध्ययन करेंगे। अब हम इसका अध्ययन करेंगे। चलिए, तो पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं और उसके बाद में इसके प्रकार पे जाएंगे। तो देखो बच्चों, परिभाषा क्या होगी? इधर देखो, अगर ये एक डब्बा बार बार दोहराया जाएगा तो इस डब्बे को बार बार दोहराने से क्या बनेगा? ये जालक बनेगा। मतलब कि अगर घर का निर्माण होता है तो घर के निर्माण में सूक्ष्मतम इकाई क्या थी? ईंट। एक ईंट है, उस ईंट के पास में ईंट है, बगल में ईंट है, दाएं ईंट है, बाएं ईंट है, ऊपर ईंट है, नीचे ईंट है। मतलब कि बहुत सारी ईंटें मिलकर के दीवार बनाएंगी और दीवार मिलकर के घर बनाएंगी। मतलब कि ईंट क्या होगी? एकक कोशिका। उसी प्रकार से यहां पे एक इकाई कोशिका ये दे रखी है, ये रही वो इकाई कोशिका। इस इकाई कोशिका को मैं बार बार रिपीट करूंगा तो पूरा जाला बनेगा। मतलब की परिभाषा क्या हो जाएगी? क्रिस्टल जालक की सबसे सूक्ष्मतम इकाई एकक कोशिका को ही हम, मतलब कि क्रिस्टल जालक की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इकाई कोशिका या एकक कोशिका। तो यहां पे परिभाषा क्या आ जाएगी? क्रिस्टल जालक की सबसे सूक्ष्मतम इकाई, सूक्ष्मतम, आप मेरे साथ में लिखें बच्चों, आप इस परिभाषा को लिखें, बोर्ड में पूछी जा सकती। क्रिस्टल जालक की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जिसको दोहराने पर पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, क्या कहलाती है? एकक कोशिका कहलाती है, कहलाती है। चलिए, अब बात करते हैं बच्चों आगे की। गुणधर्म, इस एकक कोशिका के गुणधर्म क्या क्या है? ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे की बात। देखिए बच्चों, पूरा यहां देखना। पहले मैं बना देता हूं एकक कोशिका। तो एक सुंदर सी एकक कोशिका आप मेरे साथ बनाओ, गन बना दो, गन। तो गन के आकार की है, तो गन के आकार की ऐसी बना दो। गन क्या होता है बच्चों? जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ क्या हो? बराबर। तो ये रही आपकी घन की संरचना, घननुमा संरचना। ये देखो, ठीक है, और यहां पे ये मिला दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गई बच्चों? एकक कोशिका। क्या बन गई बच्चों? एकक कोशिका। अब देखो, इस एकक कोशिका के बच्चों क्या क्या गुणधर्म है? देखो, इस एकक कोशिका की ये तो हो जाएगी लंबाई। क्या हो जाएगी बच्चों? लंबाई। ये हो गई लंबाई। तो L का मतलब लंबाई, ठीक है। फिर ये हो गई B। B का मतलब क्या बच्चों? B का मतलब चौड़ाई। और यहां पे अगर मैं इसको C लिखता हूं तो C क्या हो जाएगा बच्चों? C हो जाएगी ऊंचाई। क्या हो जाएगी? ऊंचाई। और यहां पे मैंने जो एकक कोशिका बना रखी उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या है? बराबर। हमने मान करके रखा है कि एकक कोशिका घन के आकार की। कौन से आकार की बच्चों?
घन के आकार की। क्या हमेशा घन के आकार की होगी? नहीं बच्चों, ऐसी कोई जरूरत नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा घन के आकार की हो। ये घनाभ आकार की भी हो सकती है, ये चतुष्कोणी भी हो सकती है, उनकी बात हम करेंगे। अभी थोड़ी देर बाद में इसके प्रकार बताऊंगा, उन प्रकारों में घन भी बताऊंगा और घनाभ भी हम देखेंगे। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहां पे क्या है? बराबर। लेकिन क्या ये सदैव बराबर होंगे? नहीं, कोई जरूरी नहीं। इन तीनों परिमाप को ही बच्चों क्या बोलते हैं? अक्षीय लंबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षीय लंबाई। क्या बोलते हैं? अक्षीय लंबाई। तो अगर आप यहां पे गौर करें तो देखो, ये एक्स अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया और ये z अक्ष हो गया। अक्ष पता है ना बच्चों आपको? अक्ष कैसे होते हैं? देखो, ये x अक्ष हो गया। गणित में आपने पढ़ा होगा ना, गणित में आपने सवाल भी किए होंगे, फिजिक्स भौतिक विज्ञान में भी सवाल किए होंगे। x अक्ष, y अक्ष, है ना, या इसको z मान लो, इसको आपने z माना है ना, तो यहाँ पे जो है z माना है, ठीक है, z माना तो ये z अक्ष, और यहां पे हो जाएगा बच्चों y अक्ष। मतलब कि एकक कोष्ठिका की बच्चों 3 अक्षीय लंबाइयां हैं, चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, इन तीनों को बच्चों हम अक्षीय लंबाई बोलते हैं। और ये 3 अक्षों पर, अक्षीय लंबाई मतलब कि अक्षों पर, x अक्ष पर, y अक्ष, z अक्ष पर और y अक्ष पर। तो आप यहां देख सकते हैं x अक्ष, z अक्ष और y अक्ष। समझ में आया? चलिए आगे की बात करते हैं। आगे की बात बच्चों, एक चीज और यहां पे आप गौर करिए, इसके कुछ गुणधर्म और मैं बताता हूं आपको। देखो यहां पे आप देखिए, यहां पे कोण भी बन रहा है। ये कोण बन रहा है, देखो z और x के बीच में, तो x z के बीच में कोण उपस्थित है, तो x z के बीच में कोण है, ठीक है। फिर y और x के बीच में, तो y और x के बीच में भी क्या है बच्चों? कोण उपस्थित है ना। और फिर देखो y और z के बीच में, z और y, तो ये y अक्ष और ये z अक्ष, तो y और z के बीच में बच्चों यहाँ क्या है? कोण। तो y और z के बीच में भी क्या है बच्चों? कोण। ये जो भी कोण है ना बच्चों, ये जो भी कोण है, इनको बोलते हैं बच्चों अक्षीय कोण। क्या बोलते हैं? अक्षीय कोण। मतलब कि किसी भी एकक कोष्ठिका के 2 गुणधर्म हैं, इसकी अक्षीय लंबाइयां होती हैं और इसके अक्षीय कोण होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी एकक कोष्ठिका में अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण होते हैं। तो जब भी एकक कोष्ठिका के बारे में पूछा जाए तो पहले परिभाषा लिखो, और अगर उसके गुणधर्म पूछे जाए तो ये चित्र बनाना है आपको। अभी मेरे साथ बैठ करके आप बनाओ, मतलब मैं तो खड़ा हूं, आप बैठे हुए हो, आप मेरे साथ में इस चित्र को बनाओ और फिर ये सारी बातें यहां पे लिखो। समझ में आया? तो ये ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं आगे की, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। तो देखिए आगे क्या है, तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहां पे बच्चों हम पढ़ेंगे एकक कोष्ठिका के प्रकार। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एकक कोष्ठिका के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? एकक कोष्ठिका के प्रकार, ठीक है। चलिए देखते हैं एकक कोष्ठिका के क्या क्या प्रकार है, ठीक है। अब देखो बच्चों, एकक कोष्ठिका जो है उसके मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। चलो 2 प्रकार क्या क्या हैं? एक तो होता है बच्चों आद्य एकक कोष्ठिका। क्या होता है? आद्य एकक कोष्ठिका। आप मेरे साथ लिखो, आप मेरे साथ लिखते जाओ, आप मेरे साथ लिखते जाओ। ठीक है, एक तो होता है आद्य एकक कोष्ठिका और एक होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, ये लिखो। इन दोनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे अभी। ठीक है, चलिए, एक होता है आद्य एकक कोष्ठिका और एक होता है आपका केंद्रित या केंद्रीय एकक कोष्ठिका। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो देखो, आद्य एकक कोष्ठिका का मतलब होता है बच्चों सबसे सामान्य प्रकार की एकक कोष्ठिका। कौन सी? सबसे सामान्य प्रकार की एकक कोष्ठिका। देखो,
सबसे सामान्य प्रकार की एकक कोष्ठिका क्या होती है? देखो बच्चों, आप मेरे साथ में ड्राइंग करें बच्चों, तो ये देखो, ये घन बना दिया आपने, घन बना लिया, ठीक है, घन बना लिया। अब देखो, आद्य का मतलब होता है बच्चों जितने भी अवयवी कण होंगे वो यहां कोनों पर उपस्थित होंगे। कहां उपस्थित होंगे? कोनों पर, ये कोने पर, फिर यहां कोने पर, फिर यहां कोने पर, फिर यहां कोने पर, और फिर यहां कोने पर, फिर यहां कोने पर। मतलब कि जितने भी अवयवी कण हैं वो इस प्रकार से कोनों पर उपस्थित होंगे, और एक यहां अवयवी कण कोनों। तो आद्य एकक कोष्ठिका वो एकक कोष्ठिका है जिसमें अवयवी कण, सभी अवयवी कण कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो कितने कोने हैं? देखो, ये एक कोना, ये दो कोना, तीन कोना, चार, फिर 5, 6, 7 और 8। तो 8 कोनों पर अवयवी कण उपस्थित हैं, और 8 कोनों पर अगर अवयवी कण उपस्थित हैं तो इसको हम बोलते हैं आद्य एकक कोष्ठिका, मौलिक एकक कोष्ठिका। मतलब जिसमें अवयवी कण केवल और केवल कहां उपस्थित होते हैं? अवयवी कण केवल और केवल आपके कोनों पर उपस्थित होते हैं। 8 कोनों पर 8 अवयवी कण। तो आप इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? यहां परिभाषा हम लिखते हैं, चलिए मैं परिभाषा यहां लिख लेता हूं, एक बार इसको यहां से हटा देते हैं। चलो यहां से हटा देते हैं इसको। चलिए परिभाषा क्या होगी? तो चलिए, यदि एकक कोष्ठिका के सभी 8 कोनों पर अवयवी कण उपस्थित हो तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे आद्य एकक कोष्ठिका बोलते हैं। तो उसे आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, तो आद्य एकक कोष्ठिका की बच्चों ये हो जाएगी परिभाषा। ठीक है, आप इसको बच्चों मौलिक एकक कोष्ठिका भी बोलते हैं, मौलिक एकक कोष्ठिका। ठीक है, या इसको आप इंग्लिश में प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। ठीक है, कई बच्चे बार बार बोलते हैं कि सर थोड़ा इंग्लिश भी लिख लो, चलो थोड़ा इंग्लिश भी लिख लेते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? प्रिमिटिव यूनिट सेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है बच्चों आद्य एकक कोष्ठिका। आप भी लिखो मेरे साथ, परिभाषा लिखो, लिखो परिभाषा, परिभाषा लिखो ये। चलिए परिभाषा लिखो। अब आते हैं बच्चों केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित का मतलब होता है बच्चों कि कोनों पर तो अवयवी कण होंगे ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ केंद्र पर होंगे। अब केंद्र बहुत सारे हो सकते हैं बच्चों, केंद्र पर भी होंगे। अब केंद्र क्या होते हैं देखते हैं, चलो केंद्र क्या होते हैं देखते हैं। तो केंद्रित एकक कोष्ठिका में बच्चों हम देखने वाले हैं, इसमें 3 प्रकार की होती है। एक फलक केंद्रित होता है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें दूसरा होता है बच्चों काय केंद्रित। कौन सा होता है? काय केंद्रित। और इसमें तीसरा होता है बच्चों अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित। ठीक है, तो ये 3 है, ये तीनों ही इसके प्रकार हैं। अभी हम देखने वाले एक एक। ठीक है, चलिए इस फलक केंद्रित को बच्चों बोलते हैं FCC। क्या बोलते हैं? अब इनको एक एक करके देखेंगे। देखो पीछे क्या लगा हुआ बच्चों? केंद्रित, केंद्रित और केंद्रित, तीनों में केंद्रित लगा हुआ है। तो केंद्रित लगा, केंद्रित लगा हुआ है तो बच्चों इसीलिए यहां पे क्या आ रहा है? केंद्रित एकक कोष्ठिका आ रहा है। क्या आ रहा है? केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो केंद्रित एकक कोष्ठिका, तो ये तीनों केंद्रित, फलक केंद्रित, काय केंद्रित और अंत्य केंद्रित, ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं एक एक करके। चलिए तो इसको मैं अगले पेज पे समझाता हूं। ठीक है, तो ये आ जाएगा केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है बच्चों,
ठीक है, अब देखो बच्चों, केंद्रित एकक कोशिका में 3 प्रकार है, मतलब कि एक अवयवी कण ऐसा होगा वो केंद्र में होगा। अब केंद्र में कैसे होगा देखो, तो देखो ये एकक कोशिका और ये एकक कोशिका कुछ ऐसे बनी हुई है, ठीक है, एकक कोशिका बना ली हमने, ठीक है। तो कोनों पर तो होंगे ही अवयवी कण, कोनों पर बना लो, मेरे साथ में आप प्रैक्टिस करते जाओ, कोनों पर बना लो, ये कोनों पर अवयवी कण, और साथ ही साथ केंद्र पर होंगे। कहां होंगे बच्चों? केंद्र पर। अब केंद्र बहुत सारे तरीके के हैं बच्चों, ठीक है, केंद्र बहुत सारे तरीके के हैं। केंद्र ये भुजा का केंद्र भी होता है, और केंद्र ये फलक का केंद्र भी होता है, और केंद्र इस इकाई कोशिका के शरीर का केंद्र भी होता है, ठीक है। जैसे कि आप ऐसा समझो, ये आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये आपको एकक कोशिका दिखाई दे रही है, ये एकक कोशिका, इसमें देखो कोनों पर उपस्थित है। अब कोनों पर उपस्थित है तो कोनों पर तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ केंद्र पर भी होंगे। केंद्र मतलब कि अब केंद्र कोई भी हो सकता है बच्चों, केंद्र मतलब कि ये जो भुजा है, इस भुजा के केंद्र पर, इस भुजा का केंद्र कौन सा है? ये रहा, तो इस भुजा के केंद्र पर भी हो सकता है, इस फलक के केंद्र पर भी हो सकता है, फलक के केंद्र पर, यहाँ फलक के केंद्र पर, यहाँ ये पूरा फलक है ना, तो इस फलक के यहाँ केंद्र पर, इस पूरी इकाई कोशिका के यहाँ बीच में, यहाँ अंदर कहीं, यहाँ इस केंद्र पर भी हो सकता है, ठीक है। तो फलक वाले केंद्र पर भी हो सकता है, इस भुजा वाले केंद्र पर भी हो सकता है, और इस शरीर के केंद्र पर भी हो सकता है, ठीक है। तो उस आधार पर इसके अलग अलग प्रकार हैं। तो ये इकाई कोशिका है, इसको देख लो आप। एक बात ध्यान रखना है बच्चों आपको, इसमें एक बात क्या ध्यान रखनी है कि ये जो बिंदु है, इस बिंदु पे अवयवी कण गोले नुमा, फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल गेंद, टेनिस की गेंद होती है, वैसे इस पे चारों तरफ होता है, ये उसका केंद्र बिंदु है, पूरा फुटबॉल ऐसे आएगी। तो यहाँ का अवयवी कण इससे टच करता है, और यहाँ का अवयवी कण नीचे वाली गेंद से टच करता है, स्पर्श करेगा, यहाँ का अवयवी कण इसको स्पर्श करेगा। तो सारे अवयवी कण एक दूसरे को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही।